Hello everybody, I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student, आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956. सो प्लीज़ ओपन योर बेयर एक्ट. और 13 सेक्शंस का ये एक्ट है आपका, ठीक है. तो इसे बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे. देखिए जो सेक्शन 1 है दैट इज़ द शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट. सो इस एक्ट का नाम क्या है वो सब बताया है वहाँ पे. उसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 2. सेक्शन 2 ना इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए सेक्शन 2 में लिखा है एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू द एक्ट 8 ऑफ 1890. 1819 का कौन सा एक्ट है? गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1819. ये जो आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है बेसिकली एक सप्लीमेंटल एक्ट है. ये आपका गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है, यानी कि जो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रोविजंस जो क्लियर नहीं है वो यहाँ पे क्लियर होंगे. सप्लीमेंटल का मतलब क्या होता है? सो आप जो है उस तरीके से समझिए कि मे बी शायद वहाँ कुछ प्रोविजंस अच्छे से डिटेल में ना हो तो वो यहाँ पर हो, तो उसको सपोर्ट करते हुए जो है ये एक्ट चलेगा. अब हम जो है देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रोविज़न. देखिए सेक्शन 3 क्या है, नॉर्मल जितने आपके ये हिंदू लॉज हैं आपके, इसके प्रीलिम वाले जितने भी सेक्शंस ये तो सेम ही है. ठीक है. थर्ड बताता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, वही बताएगा आपको यहाँ पे कि हिंदू कौन होता है. तो इन सेक्शंस को अब हम छोड़ेंगे. सेक्शन 2 मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को समझना. और 3 वाला तो आपका वही एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट है. अब इसका सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है. सो सेक्शन 4 ये है आपका डेफिनेशन क्लॉज. यहाँ पे दे रखी है आपकी 3 डेफिनेशन. सबसे पहले माइनर की डेफिनेशन है, उसके बाद बताया कि गार्जियन की क्या डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ गार्जियन, देयर आफ्टर नेचुरल गार्जियन. ठीक है, तो नेचुरल गार्जियन सेक्शन 6 में आ गया, आप पढ़ेंगे डिटेल में. सो सेक्शन 4 में कुल मिला के 3 चीज़ें हैं. माइनर कौन है, गार्जियन की डेफिनेशन है यहाँ पे, उसके बाद नेचुरल गार्जियन. अब देखते हैं माइनर कौन है, यानी कि अवयस्क. अवयस्क यानी कि जिस भी पर्सन की उम्र 18 साल से कम है वो आपके माइनर कहलाएंगे. क्लॉज बी में है कि गार्जियन कौन होता है. देखिए जो कोई भी माइनर की या उसकी प्रॉपर्टी की या फिर दोनों की टेक केयर करता हो दैट इज़ कॉल्ड अ गार्जियन. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ गार्जियन, सबसे पहले किसी बच्चे के जो माता पिता हैं, मदर फादर, वही उसके नेचुरल गार्जियन होंगे. ठीक है. उनकी ड्यूटी है कि एज अ पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ द माइनर और उसकी प्रॉपर्टी. ऑल राइट. देयर आफ्टर टेस्टामेंट्री गार्जियंस होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द विल. उसके बाद है गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. एंड लास्ट में आपका गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स ऑफ वार्ड एक्ट. ठीक है, कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट है वहाँ पे जो अपॉइंट होते हैं. सो आपके 4 तरीके के आपने पढ़ लिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ गार्जियन. नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट एंड द गार्जियंस अपॉइंटेड बाय कोर्ट्स ऑफ वार्ड. मूविंग ऑन, क्लॉज सी में है नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन. तो नेचुरल गार्जियन वो गार्जियंस होंगे जो सेक्शन 6 में हैं. ठीक है, तो सेक्शन 6 उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया. देयर आफ्टर सेक्शन 5 ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करता है. सेक्शन 6 नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर. देखिए सेक्शन 6 हो गया एंड रेस्ट ऑफ द सेक्शन यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद सेक्शन 13. ठीक है, सेक्शन 13 बात करता है माइनर की वेलफेयर की. सेक्शन 13 जब मैं पढ़ाऊँगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा. बट पॉइंट ये है कि दैट यू शुड नो कि सेक्शन 13 जो है इन सेक्शंस के साथ लिखा जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले है नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर. यहाँ पे आपको 3 सिचुएशन दे रखी हैं कि देखिए अगर लेजिटिमेट बच्चे हैं तो उस केस में नेचुरल गार्जियन कौन होगा, इलेजिटिमेट बच्चे हैं तब कौन नेचुरल गार्जियन होगा. राइट. उसके बाद है तीसरी सिचुएशन कि मैरिड वुमेन है तब कौन नेचुरल गार्जियन होगा. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर लेजिटिमेट बच्चे हैं जैसे कि आपका 6A में जो सिचुएशन दे रखी है बॉय और अनमैरिड गर्ल, तब नेचुरल गार्जियन सबसे पहले फादर एंड आफ्टर हिम द मदर. 5 साल तक के बच्चों की कस्टडी जो है मदर के पास रहती है. सिचुएशन नंबर 2, अगर इलेजिटिमेट बच्चे हैं यानी कि इलेजिटिमेट बॉय या फिर इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, तो उस केस में नेचुरल गार्जियन सबसे पहले मदर होगी एंड आफ्टर हर फादर. और अगर फादर पता नहीं है कौन है, फादरहुड इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ अननोन, तब तो नेचुरल गार्जियन मदर ही रहेगी. ठीक है. मैरिड गर्ल के केस में नेचुरल गार्जियन हस्बैंड होता है. बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि 6C में दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विद सेक्शन 10. ठीक है, कि सेक्शन 10 में आप ये देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ माइनर हैं एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ अ माइनर, उनका बच्चा भी माइनर है, तो वो भी सिचुएशन हो सकती है. ठीक है, तो आपको वहाँ पे समझना है सेक्शन 10 के साथ इसको. तो जब सेक्शन 10 पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा.
फिलहाल यहाँ पे ये सिचुएशन मैंने आपको समझा दी कि 3 सिचुएशन क्या है। अगर आपके पास यूनिवर्सल की बेयर एक्ट है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक केस है गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई। 6A के साथ इस केस को समझा जाता है और ये इसका लीडिंग केस है, ठीक है। सो गीता हरिहरन का जो ये केस है 6A को यहाँ पे चैलेंज किया गया हैज़ बीन वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फैक्ट्स ऐसे हैं इस केस के, माइनर के पेरेंट्स ने आरबीआई का एक फॉर्म भरा फॉर द रिलीफ बॉन्ड इन द नेम ऑफ द माइनर सन। एप्लीकेशन फॉर्म में मदर को टिक करा एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब देखिए फादर वॉज अलाइव ना, 6A को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है द फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, यानी कि इस हिसाब से उन्होंने इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि जब तक फादर है तब तक तो मदर नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकती ना। तो आरबीआई ने उस साइड क्या करा, फॉर्म को रिजेक्ट मार दिया। ये कहा कि भाई बच्चे के जो पिता हैं वो तो है ना, ही इज़ देयर, ही इज़ अलाइव, तो सबसे पहले वही होंगे नेचुरल गार्जियन, तो उसे रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से चैलेंज किया गया कोर्ट में कि 6A जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, वॉयलेटिव आर्टिकल 14 और 15 का। जेंडर इक्वालिटी नहीं है इस सेक्शन में आपके। कोर्ट ने ये कहा कि इंटरप्रिटेशन सेक्शन का ये नहीं है, इंटरप्रिटेशन ये है कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप ये समझ रहे हैं कि फादर के मतलब कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर द मदर कांट बी अ नेचुरल गार्जियन, ऐसा नहीं है। उसके होते हुए भी शी कैन एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन। इंटरप्रिटेशन का सारा इशू था। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे लीडिंग केस ये है गीता हरिहरन का, इसे याद रखिएगा, लिख लीजिए 6A के साथ। अब एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर दिस प्रोविजन इज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन इन अ केस सीज टू बी अ हिंदू, कन्वर्ट हो गए उस केस में, या फिर कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड बाय बिकमिंग सन्यासी, ठीक है। फादर मदर के केस में यहाँ पे स्टेप फादर और स्टेप मदर को एक्सक्लूड किया गया है। नाउ सो सेक्शन 7 नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अ अडॉप्टेड सन, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अडॉप्टिव फादर होगा अडॉप्टेड सन का नेचुरल गार्जियन एंड आफ्टर हिम अडॉप्टिव मदर। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन पावर ऑफ अ नेचुरल गार्जियन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सेक्शन 8 का एक बैकग्राउंड ये है कि इस एक्ट के आने से पहले ये था कि नेचुरल गार्जियन जो है माइनर के, उनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स थी। कोर्ट की ना परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकते थे, मॉर्गेज कर सकते थे। बट इस एक्ट के बाद अब कोर्ट की परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कोर्ट भी तब परमिशन देती है जब वो बेनिफिट के लिए है माइनर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है उस केस में। तो फिलहाल क्लॉज 1 में ये कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल गार्जियन के पास वो सारी पावर्स हैं टू डू ऑल दी एक्ट्स जो कि ज़रूरी है, जो नेसेसरी है, रीज़नेबल है, प्रॉपर है, माइनर के खुद के बेनिफिट के लिए या फिर माइनर के एस्टेट के लिए, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, फॉर द रियलाइजेशन, फॉर द प्रोटेक्शन और फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर्स एस्टेट। क्लॉज 2 में ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, वैसे तो उनके पास देखिए वो सारे एक्ट्स करने की पावर है, बट कुछ एक्ट्स में कोर्ट की प्रियोर परमिशन बहुत ज़रूरी है। क्लॉज ए में ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी माइनर की मॉर्गेज करनी, सेल करनी, गिफ्ट करना है या फिर एक्सचेंज करना है तो कोर्ट की सैंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी प्रॉपर्टी को लीज पे देना है 5 साल से ज़्यादा, ठीक है, उस केस में कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत है। और 1 साल वहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया गया है कि जब माइनर मेजर हो जाएगा 18 साल का, फिर 1 साल का समय और दिया गया है, ठीक है, लीज वाली सिचुएशन में। सो यहाँ पे कोर्ट की परमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोर्ट भी तभी अलाउ करेगी उस केस में जब इट इज़ नेसेसरी, ठीक है, माइनर की ही हित में है अगर चीज़ें, तभी कोर्ट परमिशन ग्रांट करेगी कि ठीक है मॉर्गेज कर सकते हो, ओके ऑल राइट, बेच दो क्योंकि भाई माइनर के लिए ज़रूरी है, गिफ्ट कर दो, एक्सचेंज कर दो, ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि क्लॉज 1-2 हो गया, अगर 1 और 2 का वॉयलेशन होगा, ठीक है, तो उस केस में वॉइडेबल है ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर। डिस्पोजल क्या रहा है ना प्रॉपर्टी का, 1 और 2 का आपका कॉन्ट्रवेंशन हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लॉज 5 आप देख सकते हैं द गार्जियंस एंड द वॉर्ड्स एक्ट। देखिए जो भी एप्लीकेशन फाइल होगी, ठीक है, टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर बाय द गार्जियन, तो वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे 4A के अंदर अंडर दिस एक्ट, गार्जियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट। 4A में देखिए क्या है, द पावर टू कन्फर द जुरिस्डिक्शन ऑन द सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर एंड टू ट्रांसफर द प्रोसीडिंग्स टू सच ऑफिसर्स, ठीक है। प्रोसीडिंग्स 4A की यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। सेक्शन 31 का प्रोसीजर पूरा फॉलो किया जाएगा और क्या कहते हैं सेक्शन 29 जो है आपका यहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे 4A सेक्शन 31
ये 2 सेक्शंस हैं आपके और 29 गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के। ऑलराइट, उसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दी एप्लीकेशन, ठीक है, इस एक्ट के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, तो अपील कहाँ पर होगी? वो भी आपके गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में बताया गया है, वो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलेंगी। इसके बाद है आपका क्लॉज 6। इस सेक्शन में कोर्ट का मतलब है सिटी सिविल कोर्ट, ट्रिपल सी और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द कोर्ट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है। तो कोर्ट का मतलब भी आपने समझ लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है क्लॉज 1 में, आप देख सकते हैं बेयर एक्ट में, बट द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय अ पर्सनल कवेनेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्सनल कवेनेंट में वो एंटर नहीं कर सकता है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे माइनर को पर्सनली लायबल बना दिया जाए, ठीक है। बल्कि गार्जियन के पास ये तो पावर होती है कि दैट ही कैन एंटर इनटू ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, मैरिज या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली अरेंजमेंट, ये सब, ठीक है। बट किसी भी तरीके से वहाँ पे पर्सनली लायबल तो उसको वो नहीं बना सकता है। एंड इवन गार्जियन के पास ये भी पावर होती है टू बाइंड द माइनर्स एस्टेट फॉर द डेट्स टेकन बाय हिम फॉर द सप्लाई ऑफ द नेसेसरीज टू द माइनर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस चीज़ को इंटरप्रेट करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। यहाँ पे सेक्शन 8 का एक लीडिंग केस है, हनुमान प्रसाद वर्सेस मुसम्मत पबोई। इस केस में ये था कि एक विडो मदर थी, उसने अपने माइनर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब भाई जब माइनर व्हेन ही अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, उसने एक सूट फाइल करी टू सेट असाइड दिस ट्रांजैक्शन जो उसकी मदर ने किया था अंडर सेक्शन 8, ठीक है। तो कोर्ट ने यही कहा फाइनली इस केस में कि जो ट्रांसफ़र किया था उसकी विडो मदर ने, वो जो था एक नेसेसिटी थी, और वो नेसेसिटी दैट वाज इन द नीड ऑफ मनी, वो प्लेंटिव जो माइनर इस केस में उसी के लिए था। तो ये जो यूजी फैक्ट्री मॉर्गेज किया था उसे कैंसिल नहीं कर सकते, वो रीज़नेबल था और माइनर के बेनिफिट के लिए था, ठीक है। तो सेक्शन 8 के अंदर आपका लीडिंग केस हो गया हनुमान प्रसाद वर्सेस मुसम्मत। सेक्शन 9 टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर्स। टेस्टामेंट्री गार्जियंस की वही पावर हैं जो आपके सेक्शन 8 में नेचुरल गार्जियंस की पावर है। यहाँ पे टोटल है 6 क्लॉजेस। आप 6 क्लॉजेस देखिए क्या क्या है। इस सेक्शन के आने से पहले, इस एक्ट के आने से पहले सिचुएशन ये थी कि सिर्फ फादर के पास ये पावर थी कि वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकते थे, मदर के पास ये पावर नहीं थी। बट सेक्शन 9 के थ्रू ये हुआ कि फादर मदर दोनों के पास ये पावर आ गई कि वो माइनर के लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि जो गार्जियंस विल के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं। अब सिचुएशन फर्स्ट क्लॉज में ये है कि फादर के पास ये पावर है कि वो गार्जियन को अपॉइंट कर सकता है विल के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए कि फादर इज़ नो मोर और एक उसने विल के थ्रू टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट किया गया था और मदर वॉज देयर, मदर वॉज अलाइव, तो इस केस में क्या होगा ना, मदर ही रहेगी नेचुरल गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है तब रिवाइव करेगा जब मदर की डेथ हो गई है, फादर ने एक विल के थ्रू अपॉइंट कर रखा था टेस्टामेंट्री गार्जियन, अब तो कोई बचा ही नहीं, तो कौन होगा भाई, टेस्टामेंट्री गार्जियन जो भी है वो बच्चे के लिए एज अ गार्जियन अपॉइंट किया गया था, तो वही एक्ट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मदर ने भी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया, फादर ने तो ऑलरेडी वहाँ पे कर रखा था और ही इज़ नो मोर। अब इस केस में कौन रहेगा टेस्टामेंट्री गार्जियन, तो इस केस में लेटेस्ट वन जो मदर ने अपॉइंट किया होगा, ठीक है, लेटेस्ट एंड लेटर। फादर ने जो अपॉइंट किया था वो नहीं बनेगा, जो मदर ने बाद में किया था वो लेटेस्ट में काउंट किया जाएगा, वही बच्चे का बनेगा टेस्टामेंट्री गार्जियन, ठीक है। क्लॉज 3 में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदू विडो है, द मदर ऑफ द माइनर, शी विल एक्ट एज अ गार्जियन, सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी और उसकी एज एन पर्सन ऑल्सो उसकी टेक केयर करने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। क्लॉज 4 में कह रहे हैं अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो मदर ही नेचुरल गार्जियन है सबसे पहले, तो उसके पास ये पावर है कि वो टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट कर सकती है। अब क्लॉज 5 में ये कह रहे हैं कि टेस्टामेंट्री गार्जियन, ठीक है, कब एक्ट करेगा एज अ गार्जियन, आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स मदर और फादर। जाहिर सी बात है ऑपरेट ही तब होंगे, एक विल के थ्रू अपॉइंट करा है, जब नेचुरल गार्जियंस नहीं रहेंगे तभी वो जो है ऑपरेशन में आएगा, ठीक है। तो क्लॉज 5 आपका ये हो गया। अब क्लॉज 6 में क्या है, द राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय द विल शैल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सीज ऑन हर मैरिज, ठीक है, वो वहाँ पे सीज हो जाती है क्लॉज 6 में। अगर मैरिड डॉटर है तो शादी के बाद क्या है, कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है अपॉइंट किया भी गया होगा तो वो नहीं होगा, उसके लिए हस्बैंड ही उसका गार्जियन रहेगा, ठीक है। अनमैरिड है तब तक वो टेस्टामेंट्री गार्जियन एक्ट करेगा जहाँ उसकी शादी हो गई,
ठीक है, आफ्टर मैरिज हस्बैंड विल बी द गार्जियन। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 10। सो सेक्शन 10 में बात कर रही है इन कैपेसिटी ऑफ द माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। हमने जब पढ़ा था कि नेचुरल गार्जियन में, तब मैंने आपको वहाँ बताया था सेक्शन 10 के साथ लिंक करेंगे। जब मैरिड गर्ल के केस में नेचुरल गार्जियन कौन होता है? हस्बैंड होता है। ठीक है, तो क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों माइनर है, क्या उस केस में वो नेचुरल गार्जियन हो सकते हैं? तो देखिए सेक्शन 10 में जवाब है उसका। उन्होंने ये कहना चाहा है कि देखिए वो तो हो सकते हैं, ठीक है, एक माइनर दूसरे माइनर का गार्जियन हो सकता है। कैसे? हस्बैंड एंड वाइफ दोनों माइनर है एंड दे हैव अ चाइल्ड, ही और शी इज़ अ माइनर, सो वो क्या होंगे? ऑटोमेटिकली उसके नेचुरल गार्जियन हो जाएंगे, बट उसकी प्रॉपर्टी के वो गार्जियन नहीं होंगे। सेक्शन 10 में ये बार है, ठीक है, प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 10 के थ्रू। सेक्शन 11 में देखिए बात करते हैं डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनस प्रॉपर्टी। अब आप सोचेंगे कि डी फैक्टो गार्जियन क्या होता है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। देखिए हमने 4 तरीके के गार्जियंस पढ़े थे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गार्जियन, राइट। डी फैक्टो गार्जियन, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल गार्जियन। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के नेचुरल गार्जियंस फॉर एग्जांपल नहीं है, टेस्टामेंट्री गार्जियंस भी अपॉइंट नहीं करे गए थे, कोर्ट ने अभी तक अपॉइंट नहीं किया, इट इज़ इन प्रोसेस। तो चारों तरीके के 4 टाइप्स ऑफ गार्जियन दे आर नॉट इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ बट इन प्रोसेस फॉर एग्जांपल। तो डी फैक्टो गार्जियन जैसे कि बच्चे की जो टेक केयर कर रहे हैं उसके रिलेटिव्स वगैरह। पहले ये होता था कि प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देते थे कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस चाइल्ड, ठीक है, सो वी हैव दिस राइट। पहले ऐसा हो जाता था, बट सेक्शन 11 के थ्रू यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया गया है। एक दे हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, नाउ दे कांट डू दिस। ठीक है, सो क्या है यहाँ पे कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शेल बी एंटाइटल टू डिस्पोज ऑफ और डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू माइनर merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor। समझ में आ गया? सेक्शन 12 गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। एक रूल है ये कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के लिए। अगर माइनर का शेयर है, ठीक है, 4 जनरेशन तक शेयर होता है, नेचुरल गार्जियन इज़ नॉट देयर, तो कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ये क्यों किया गया है? देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कर्ता जो होता है उसकी ड्यूटी होती है कि सेव करे, सिक्योर करे माइनस की प्रॉपर्टी उसके शेयर के लिए, तो सारी ड्यूटी ना उसके ऊपर होती है, इसलिए कोई गार्जियन यहाँ पे अलग से अपॉइंट नहीं किया जाएगा। बट हाँ, हाई कोर्ट के पास ये पावर है, इफ़ हाई कोर्ट वांट्स दैट देन हाई कोर्ट कैन अपॉइंट द गार्जियन, ठीक है, provided that nothing in this section shall be deemed to affect the jurisdiction of the High Court to appoint a guardian in respect of such interest। देखिए माइनर का जो वेलफेयर होता है दैट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, तो अगर लगता है इन दैट केस सो सेक्शन 12 के अंदर हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है टू अपॉइंट द गार्जियन in the case of the coparcenary property right for the minor's share। I hope this is clear। सेक्शन 13 देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अब तक तो आप सुन ही रहे हैं जब तक हम इस एक्ट की बात कर रहे हैं। वेलफेयर ऑफ माइनर यानी कि अवयस्क के कल्याण के लिए। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि सेक्शन 13 इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको सप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, अपने आंसर्स को अगर गार्जियनशिप पे लिखने को आता है, नेचुरल गार्जियन पे कुछ भी, तो आप वहाँ पे ये बताएंगे सेक्शन 13 भी, ठीक है। सेक्शन 13 में देखिए क्या है। इन द अपॉइंटमेंट और द डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज द गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर और द कोर्ट और बाय द कोर्ट द वेलफेयर ऑफ द माइनर शेल बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। नो पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू द गार्जियनशिप बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, or any law relating to the guardianship and marriage among Hindus if the court is of opinion, mark करिए इसे, that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor। अब तक हम देख रहे हैं नेचुरल गार्जियन होते हैं, ठीक है, टेस्टामेंट्री गार्जियन, सारी बातें हमने देखी अब तक, बट ये कोई ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है, यही अप्लाई होगा, ठीक है। अगर वेलफेयर के अंदर नहीं है माइनर के, ठीक है, तो कोर्ट अब जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सेक्शन 6, 9, 8 इन सब में लिख दिया है वही चीज़ होगी, उसी तरीके से प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा, वो एक जनरल प्रोविजंस तो है, बट इन एनी केस वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ बीन हैम्पर्ड, ठीक है, तो ऐसे प्रोविजंस को डायरेक्टली इस तरीके से फॉलो नहीं किया जाएगा।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फादर फॉर एग्जांपल नेचुरल गार्जियन होता है, बट कोर्ट कह सकती है, ज़रूरी नहीं है, यू कांट बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ योर चाइल्ड, ऑफ योर माइनर चाइल्ड। कोर्ट अपॉइंट कर सकती है उस केस में अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है, इन द केस ऑफ द वेलफेयर ऑफ माइनर चाइल्ड। तो माइनर की जो वेलफेयर है, ठीक है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 6, 9, 8, 7 ये सब इसी तरीके से फॉलो करने हैं जिस तरीके से प्रोविजंस दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेक्शन 13 आई होप आप समझ रहे होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो स्टूडेंट, आई गेस आपको जो है ये एक्ट समझ में आया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ईजी है और मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बताया है। आई होप यू लाइक इट। और इसी तरीके से नेक्स्ट एक्ट पे भी मैं वर्क करूँगी एंड विल प्रेजेंट बिफोर यू ऑल। आई होप आपको समझ में आए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। यूपी की वैकेंसी लाइंड अप है, कभी भी आ सकती है, कभी भी अनाउंस हो सकती है। एंड राजस्थान की तो एग्ज़ाम है ही 28 को। सो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड एंड स्मार्टली भी पढ़िए साथ साथ। सो विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट